हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। सभी बच्चे कक्षा 8 वाले हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, पहले मेरी बात को सब ध्यान से सुनिए। जितने भी कक्षा 8 वाले हमारे बच्चे हैं, रूबान मैंने कहाँ रख दिया, जितने भी कक्षा 8 वाले यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं एवं छात्रा बैठे हुए हैं, जितने भी, वो सभी अपनी अपनी विज्ञान भारती को खोल रहे हैं। ठीक, तो कक्षा 8 में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी विज्ञान भारती 3rd है। ठीक, तो हमारी विज्ञान भारती जो 3rd है, उस विज्ञान भारती 3rd में आप बातें मत कीजिए, अलग बैठ, बातें मत कर, यहाँ पर पढ़ चुपचाप। बात करेंगे घर जाके बात करो, यहाँ से छुट्टी होने के बाद। विषय हमारा विज्ञान भारती। ठीक, विज्ञान भारती 3rd, और इस विज्ञान भारती 3rd में हम देखते हैं कि हमारी इकाई 7 है, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। इसकी एक क्लास इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, तो जितने भी सभी बच्चे सब अपनी अपनी SCERT की बुक्स को खोल लें, और बुक्स को खोलने के बाद जहां मैं बताऊंगा वहां पर सारे लोग जो हैं स्टार्ट कर देंगे कहां से हमें क्या करना। ठीक है, तो आज हमें आज की क्लास में पढ़ना क्या है। आज की क्लास में सभी बच्चे शांत हो जाएं। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले मुझे यहां पर पढ़ना है मानव के जननांग, मानव के जननांग। दूसरा मुझे पढ़ना है निषेचन के प्रकार, फर्टिलाइजेशंस का टाइप्स पढ़ने हैं मुझे। ठीक, तीसरे पॉइंट में मुझे पढ़ना है भ्रूण का परिवर्तन। आखिर में भ्रूण क्या होता है? भ्रूण शब्द आपने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन जानता नहीं है कोई बच्चा छोटा वाला का भ्रूण क्या होता है। सभी बच्चे शांत बैठे ना, केवल अपनी किताब को खोल लें, किताब से खोल के रख लें, बाकी चीज यहां देखते रहो। बस किताब में केवल टिक लगा दो, घर जाके उसे पढ़ना। भ्रूण का परिवर्तन। फिर उसके बाद हमें देखना हल्का सा पॉइंट, जरायुज और अंडीयुज जंतु। तो जरायुज वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक, और अंडीयुज वो होते हैं जो अंडे देते हैं। पहले अंडे देंगे, फिर अंडे से बच्चे बनेंगे। ठीक, यहाँ पर डायरेक्टली क्या बेबी को बर्थ करते हैं। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे और उसके कैसे हल होते हैं, हम उस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं। इस चैप्टर को बड़े ही धीमे धीमे हमें पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, क्योंकि जितने धीमे तरीका से पढ़ेंगे और जितनी बढ़िया तरीका से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो बेटर समझ में आएगा। वैसे आपकी समझ में इतना नहीं आएगा। तो आज हम इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर SCERT की लाइनों को एक्सप्लेन करने के बाद क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। तो सभी बच्चे शांत हो जाएं और यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ उसे केवल गौर से देखें, और अपनी अपनी जो बुक्स है उस बुक्स को खोल के रख लें। केवल देखना यहीं पर है, केवल बुक्स को खोल के रख लो। ठीक, पहले हमें गौर से यहां पर देखना है। देखिए, हमारा आज टॉपिक है मानव के जननांग। मानव के जननांग। ठीक, तो मानव के जननांग होते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो आज हम यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताएंगे। वो जननांग का मतलब होता है जनन वाले अंग। जननांग का मतलब होता है जनन वाले अंग, जनन वाले अंग। अब मुझे यहां पर यह चीज समझनी है कि जनन वाले अंग के बारे में मुझे ये समझना है। तो सबसे पहले मुझे इससे पहली वाली क्लास में बता चुका हूं, जनन वो होता है जिससे क्या होता है, कोई भी स्पीशीज है या कोई भी जात है तो उस जाति की क्या होती है, पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जनन क्या होता है, मुझे पीढ़ी आगे बढ़ाने में क्या करता है, मेरी हेल्प, सहायता करता है। बहुत अच्छी बात, सहायता करता है। तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत में हमें यह पढ़ना है कि इंसान के जो एक मानव होता है, उस मानव के वो कौन से अंग हैं जिससे मेरी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ठीक, तो आज हम उन्हें जनन अंगों को अच्छी तरह से समझेंगे।
तो मानव की बात करते हैं तो मानव में देखिए एक तो आ गया आपका नर, ठीक, नर, ठीक। तो नर को देखिए हम इंग्लिश में कह देते हैं मेल, इतनी बात समझ में आई। दूसरा है मेरे पास फीमेल, ठीक, मादा, जिसे हम कहते हैं फीमेल। अब पहले मानव में सबसे पहले हम देखेंगे मानव के जननांग, यानी कि नर जननांग, जिसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे नर जननांग, फिर हमें देखने हैं मादा जननांग, ठीक। तो पहले मुझे फिर देखना है मादा जननांग। अरे पहले तो पता नहीं मुंह के अंदर क्या चला गया। जितना कंटेंट आपकी बुक्स में लिखा है वही सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा, कोई इधर उधर से किसी और राइटर बुक से कोई ऐड नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, पहले यहाँ पर नर जननांग को देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ देखिए मानव में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, पहले से समझते हैं। मानव में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए एक जोड़ा, ठीक, वन पेयर, जिसमें नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखिए मैं यहां पर इस चीज को गौर से देख सकता हूं कि ये चीज क्या है, मेरी नर जननांग। अगर मैं नर जननांग को देखता हूं तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मानव में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। तो यहां पर जो दिखने वाली संरचना इसे मैं क्या कहता हूं, वृषण, यानी कि टेस्टिस, ठीक। तो पहली बात यह है कि मानव में कितने मिलते हैं, ये एक जोड़ा, ठीक, जिसमें इसके अंदर हम देखते हैं जिसमें नर युग्मक या शुक्राणु, नर युग्मक का मतलब होता है इसके अंदर क्या मिलेंगे, मेल गैमीट। अभी मैं तुम्हें बताता हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमीट। तो मेल गैमीट या हम मेल गैमीट को क्या कह देते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु का मतलब स्पर्म, ठीक। पहली बात है कि अगर हम नर की बात करते हैं तो जो नर होता है, नर में पहली बात एक जोड़ा मुझे क्या मिला यहां पर, वृषण। अब वृषण के अंदर क्या होता है, यहां पर मेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमीट। नर युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं कि नर को इंग्लिश में कहते हैं मेल, समझ लिए पहले एक दो शब्दों को। मेल युग्मक का मतलब होता है गैमीट, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा गैमीट क्या होता है, ठीक। या हम इसे क्या कह सकते हैं, शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, ठीक, SPERM लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। तो मुझे यहां पर एक जोड़ी टेस्टिस मिले और उस वृषण के अंदर में सबसे पहली बात है कि यहां पर शुक्राणु या नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण, फॉर्मेशन वहां पर बनते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए। दूसरे देखिए, इन वृषण से, इस टेस्टिस से, इस वृषण से, ये देख रहे हैं, इस वृषण से जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है। अब इसे देखिए यहां पर तुम्हें एक नलिका दिख रही है, ट्यूब दिख रही है आपको, ये देखो निकली हुई, ये देखिए यहां से निकली हुई एक ट्यूब जा रही है। इस ट्यूब को कहते हैं शुक्राणु नलिका। इसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका या शुक्र नलिका एक ही बात है। किताब के अंदर हम देखिए यहां पर लिखा है शुक्र नलिका या शुक्राणु नलिका। तो इसका मतलब यह है कि यह है मेरे पास क्या, वृषण। अब यहां पर क्या बन रहे हैं, शुक्राणु, यानी कि मेल गैमीट, नर युग्मक। इतनी बात समझ में आई। अब नर युग्मक यहां से बनेंगे तो इस ट्यूब की जो नलिका लगी है, नलिका का मतलब होता है ट्यूब। ट्यूब किसे कहते हैं, ऐसी चीज खोखली होती है उसे, ठीक, न्यू ट्यूब, ठीक। तो ये है शुक्राणु नलिका। तो शुक्राणु नलिका मतलब का यहां पर जो भी कोई आपके शुक्राणु बने हैं, ठीक। अब वो शुक्राणु को होंगे यहां से होकर के ऐसे जाएंगे ऊपर, नीचे से क्या जाएंगे, ऊपर। तो जिसको इसमें लिखा है कि ये शुक्राणु नलिका होती है जिसमें शुक्राणु गति, ये देखो गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यहां पर जितने भी क्या बन रहे हैं, मेरे नर युग्मक या मेरे स्पर्म बनने, शुक्राणु बनने, वो यहां पर बनने के बाद क्या हुए, इस नलिका के द्वारा कहां निकलेंगे, आउटसाइड होते हुए, और इस शिश्न के माध्यम से क्या निकल जाएंगे, ये
आउट यानी कि कम्स आउट, बाहर निकल जाएंगे। तो यही देखो निकाला हुआ है, इसमें शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के, ठीक है, शिश्न के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इसे मैं कहता हूं शिश्न। ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, इसे मैं क्या कहता हूं? शिश्न। तो इतनी बात समझ में आई तुम्हारी? अगली देखते हैं। अगले में लिखा है शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। तो पहली बात यह है कि शुक्राणु है एक कोशिका का होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो जिस चीज को अपनी आंख से नहीं देख सकते उसे देखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो अगर मैं एक बूंद को लेता हूं, एक छोटी सी बूंद को अगर स्लाइड पर रखकर देखता हूं, तो एक बूंद के अंदर में मुझे लाखों क्या मिलेंगे देखने के लिए? शुक्राणु। इतना छोटा होता है, एक बूंद के अंदर कितने मिलेंगे मुझे? लाखों की संख्या में। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये कोशिकीय, ये एक कोशिकी, ये देखो लिखा है एक कोशिकी, ठीक है। एक कोशिकी का मतलब होता है यूनिसेल्युलर, यानी कि केवल एक सेल वाला, बहुत छोटा है, अर्थात सूक्ष्म संरचना है, बस। ठीक, इतनी चीज लिखी हुई है मेरी एक नर जननांग के बारे में, जो मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दे। बाकी समझने के लिए आप बुक्स को देख सकते या वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं मादा जननांग के बारे में थोड़ा। अब मैं देखता हूं मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग के बारे में देखते हैं, तो जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब मैं इसे गौर से देखता हूं। तो अब पहले सुनिए क्या लिखा है यहां पर। यहां पर लिखा हुआ है, काला ले लो, देखिए, स्त्रियों में नाभि के नीचे, ठीक, नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग होते हैं। ठीक, तो स्त्रियां होती हैं, उसकी जो नाभि होती है, अगर हम उस नाभि को देखते हैं तो उसके नीचे मुझे क्या मिलता है? उसके नीचे यानी कि शरीर के अंदर मुझे क्या मिलेंगे? मादा जनन अंग। ठीक, यहां पर मुझे मिलेंगे। अगली बात, इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय। ये देखिए यहां पर कह रहा है एक जोड़ा अंडाशय। ठीक है, तो देखिए ये है मेरी, ये है देखिए अंडाशय। यहां पर अंडाशय का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो यहां पर क्या है? एक जोड़ी अंडाशय। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक जोड़ी, एक जोड़ी अंडाशय। थोड़ा गलत हो गया, एक जोड़ी अंडाशय मिलते हैं, पहली बात। ठीक, एक देखिए ये हो गया, एक ही हो गया। सही, अंडाशय क्या होता है? अंडाशय वो होता है जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। जिस प्रकार से हमने अभी नर के बारे में पढ़ा है, तो नर में यहां पर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार का यहां पर क्या हो रहा है? अंडाणु का निर्माण। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है मेरा? अंडाणु का निर्माण जिसमें होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय। तो कितने मिलते हैं यहां पर? एक जोड़ी या दो। ठीक, अगली बात, एक जोड़ी। फिर एक जोड़ा अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी कौन सी? जिसमें अंडाणु जाएंगे। तो मेरा यहां पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अब वो देखिए यहां से इधर को जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो इसे मैं कहता हूं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। तो देखिए एक इधर है, एक इधर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक जोड़ी क्या है? अंडवाहिनी है। शांत हो जाओ, अंडवाहिनी। ये भी मेरे पास एक जोड़ा है। ठीक, तथा गर्भाशय होता है। उसके बाद में यहां पर देखता हूं तो ये मुझे क्या मिला देखने के लिए? गर्भाशय। ये देखिए ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है? गर्भाशय। तो इसमें देखो क्या लगेगा? तथा गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय यहां पर कितना है?
एक क्या है मेरे पर? गर्भाशय। ठीक, अब देखिए अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, मैंने अभी बताया तुम्हें, ये है अंडाशय। तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। ठीक, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोश की संरचना है। अब मैं अगर अंडाणु की बात करता हूं तो अंडाणु क्या है? अंडाणु क्या है? एक कोशिकीय संरचना। तो ये क्या है? एक कोशिकीय संरचना। तो ये देखिए हमारी किताब जितना देखो इसमें लिखा है, ये डायग्राम तुम्हारी किताब के अंदर में, ये डायग्राम तुम्हारी किताब में, जो यहाँ पर लिखा है मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया? एक्सप्लेन। और जो यहाँ पर लिखा है मैंने इसे क्या कर दिया? एक्सप्लेन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारी एससीईआरटी की देखते हैं। अब एससीईआरटी की मेरी लाइन क्या कह रही है? शांत हो जाओ सभी बच्चे। इसमें देखिए अब अगली वाली लाइन देखते हैं जो मेरी एससीईआरटी ने कहा है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो मेरे पास अंडवाहिनी है, जो मेरे पास क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी वो होते हैं जहां पर अंडाणु का निर्माण होने के बाद उस ट्यूब में होकर क्या अंडाणु जाता है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है? अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित यानी कि फ्यूज हो जाता है। अब देखिए इस लाइन को समझिए, यहां पर पहले यहां पर गौर से समझिए। ये है मेरे पास अंडाशय, जहां पर निर्माण किसका हो रहा है? यहां पर हो रहा है अंडाणु का निर्माण, फॉर्मेशन। ठीक, अंडाणु का ये क्या हो रहा है? यहां पर निर्माण। अब अंडाणु का यहां पर निर्माण हो रहा है तो इसकी संरचना को हम गौर से देखते हैं तो मुझे अंडाणु ऐसा मिल रहा है दिखने के लिए, ऐसा होती है संरचना। तो ये संरचना कैसी है मेरे पास? एक कोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय मतलब कैसा है? इतना छोटा है। मैं इसे देखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की। दूसरी बात ये है मेरे पास स्पर्म। ये तुम्हें दिखाई दे रहे छोटे छोटे से? ये देख रहे छोटे छोटे से? ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे? इसकी संरचना को मैं गौर से देखता हूं तो मुझे ऐसी संरचना इसकी दिखाई दे रही है। ठीक, तो ऐसी संरचना मुझे इसे की दिखाई। तो ये क्या है मेरे पास? शुक्राणु। अब इसमें क्या कह रहा है? अब ये है मेरे पास अंडवाहिनी, ये लाल लाल दिख रही है आपको? ये क्या है मेरी? अंडवाहिनी है। इस अंडवाहिनी के अंदर में ये देखिए एक अंडाणु है। काले से कर देता हूं यहां पर, एक सेकंड, सभी शांत बैठे रहे। अभी सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अभी सारा कंसेप्ट बिल्कुल एससीईआरटी के एक एक लाइन का पूरा कंसेप्ट। इधर बैठ जाओ आकर के, पीछे उधर से नहीं दिख रहा है तो इधर देखिए। ये क्या है मेरे पास? अंडाणु। अब यहां पर इस जगह पर देखता हूं तो मेरे पास आगे जैसे ही अंडाणु ये आगे बढ़ा तैसे यहां पर क्या हुआ? ये है मेरे पास अंडाणु, यानी कि ये है मेरे पास क्या? अब इससे आकर के कौन जुड़ गए? शुक्राणु। शुक्राणु देखिए इधर से ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। ठीक है, तो ये आ गए। तो ऐसे करके क्या हुआ? इस अंडाणु के पास में आ गए। ये देखो लिखा है अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित, फ्यूज। फ्यूज का मतलब जुड़ना। अब वो आकर के यहां पर जुड़ गई, अंडाणु के पास आकर के ये देखो जुड़ गए। ठीक, जुड़ गए यहां पर। इतनी बात समझ में आई? अब जुड़ने के बाद क्या हुआ? जैसे ही वो जुड़ेंगे तैसे ही क्या होगा? उन दोनों का न्यूक्लियस आपस में जुड़ेगा। देखिए मैं तुम्हें यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक सेकंड फिर देखिए, अभी इस स्टेज को देखिए। यहां पर ये है मेरे पास, अभी तुम्हें और अच्छी, ये है मेरे पास क्या? अंडाणु। ठीक, ये है मेरे पास क्या? अंडाणु एक। और ये है मेरे पास क्या? स्पर्म। स्पर्म क्या है मेरे पास? ये। अब इसे गौर से देखिए, ये अंडाणु है और ये है क्या मेरे पास? शुक्राणु। इसका देखिए ये क्या है? केंद्रक। और इसका क्या है? ये केंद्रक। उस अंडाणु का केंद्रक मेरा ये है और इस शुक्राणु का केंद्रक मेरा ये है। ठीक, तो ये है मेरा केंद्रक। ठीक, अब जैसे ही शुक्राणु आएगा तो शुक्राणु के, अब ये दोनों आपस में क्या हुए?
मिल गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज का मतलब जुड़ गई। जुड़ने के बाद अब क्या हुआ, ए और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो संरचना कैसी हो जाएगी, एक का केंद्रक मेरे पास ये है और दूसरा केंद्रक ये है। अब ये दोनों केंद्रक जब आपस में जुड़ जाएंगे तो मेरी संरचना देखिए ऐसी बन जाएगी। अब इसे मैं कहता हूं युग्मनज। अब ये दो केंद्रक दिख रहे हैं, देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये संरचना दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो दोनों चीज आकर के जुड़ गई तो एक का केंद्रक इसमें क्या है, शुक्राणु का, और दूसरे का केंद्रक किसका है, अंडाणु का। दो केंद्रक आ गए। अब वे दोनों केंद्रक आपस में जुड़ेंगे। जब वे जुड़ेंगे तो मेरे पास संरचना देखिए ये आ जाएगी, इसे मैं कहता हूं युग्मनज। ये देखिए जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये देखिए संरचना क्या आ गई, युग्मनज। जब दोनों केंद्रक जुड़ जाएंगे, एक शुक्राणु का एक अंडाणु का, तो वो संरचना बनने वाली अगली कहलाती है युग्मनज। इस बात का बहुत ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, युग्मनज बनता है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, ये युग्मनज। अब इस युग्मनज को मैं गौर से देखता हूं तो युग्मनज क्या है मेरे पास, द्वय गुणित, द्वय गुणित। और यहां पर मेरे पास ये क्या है, अगुणित। यहां पर ये क्या है, अगुणित। अगुणित का मतलब होता है केवल n और ये भी n। अब यहां पर ये दोनों चीज मिल गए तो 2n है गए डिप्लॉट। आगे जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगा, यहां पर मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर किए देता हूं। अब मेरा युग्मनज बना। अब जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर में जब युग्मनज बनता है, ठीक, कुछ दोनों के अंदर जैसे युग्मनज बना, जायगोट, जिसे मैं जायगोट कहता हूं इंग्लिश में। अब युग्मनज से क्या हुआ, अब उसके अंदर क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, ठीक, इसे कहते हैं विदलन। ये हो रहा है देखो क्लीवेज, ये क्या हो रहा है, क्लीवेज। क्लीवेज में क्या है, मेरे पास एक सेल है, उस सेल से अब अंदर सेल्स बनने लगी। ये एक सेल थी, अब देखिए यहां पर दो बन गई। दो से मेरी के बाद कितनी बन गई, अब 4 से कितनी बनेंगी, 8 स्टेट। अब 8 से कितनी बनेंगी, 16। तो 16 वाली जब स्टेज बन जाती है उसे मैं मॉरूला कहता हूं, ठीक। अब देखिए यहां पर देखिए लाइन, संलयन यानी फ्यूजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। जब मेरे यहां पर ये जुड़ गए तो इसका मतलब क्या है, ये जुड़ गए तो इसे कहता हूं मैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ये देखिए यहां पर जुड़ गई, ठीक। अब देखिए निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाते हैं। अब यहां पर दोनों फर्टिलाइजेशन हो गया। अब धीमे धीमे मेरा क्या बना, युग्मनज। युग्मनज से क्या बना, क्लीवेज हुआ, ठीक। उसके बाद मेरा मॉरूला बना। मॉरूला के बाद अब मैं यहां पर देखिए इसकी स्टेज ये चेंज हो गई। अब ये स्टेज को देखते रहिए, पहले यहां पर था, फिर यहां पहुंचा, 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 फिर यहां पहुंचा। ये सारा प्रक्रिया कहां चल रही है, अंडवाहिनी में, ठीक। अब यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंच के क्या बन गया मेरा, मॉरूला। अब यहां से ये यहां पर आ गया, अब यहां से ये कहां पर आ गया, अब वहां से ये आ गया यहां पर, इस जगह पर। अब इसकी दशा चेंज हो गई, यहां से ऐसी दशा होगी इसकी चेंज। अब ये यहां से इस जगह पर आ गया, अब इसकी कंडीशन ऐसी चेंज हो गई। अब यहां पर धीमे धीमे डेवलप करेगा। अब यहां पर क्या करेगा, ये धीमे धीमे डेवलप। अब यहां पर देखिए, अब निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। निषेचित अंडाणु कौन था, जब मेरे दोनों फर्टिलाइज, तो इसे निषेचित अंडाणु को मैं कहता हूं युग्मनज। ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन को मैंने यहां पर आकर के एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां से होगा भ्रूण का विकास, ठीक। तो हमारे जब मादा के जब जनन अंग को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में किस प्रकार से बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो धीमे धीमे ये की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया से चलते चलते मैं यहां पर आ गया। अब ये है मेरे पास क्या, इस एरिया को मैं क्या कहता हूं, यहां से लेकर के मेरे इस एरिया को मैं क्या कहता हूं, इस एरिया को मैं क्या कहता हूं, गर्भाशय। अब यहां पर ये छोटा है, अब यहां पर डेवलप होने लगेगा धीमे धीमे, ठीक। अब इस प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे हल्की सी एक चीज बताइए, अगर तुमने गौर से सुना है तो इस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकती हो, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक। मूल्यांकन करके देखता हूं। पहली बात, मानव में वृषण की संख्या होती है 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी या 1 जोड़ी, 1 जोड़ी सही शब्द है। इसका कितना होता है, 1 जोड़ी। दूसरी बात,
शुक्राणु पाए जाते हैं नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, नर में। ठीक, तो शुक्राणु किस में मिलते हैं? मेल में। अगली है, शुक्राणु की संरचना होती है बहुकोश की, एक कोश की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक कोश की। बहुत अच्छी बात। तो शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? बहुत छोटी है, एक कोश की। ठीक है, इसका मतलब समार के देखा। अगले प्रश्न देखते हैं, इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्न चल रहा है मेरा। अगला देखिए प्रश्न, एक निषेचित अंडाणु को कहा जाता है युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। क्या? युग्मनज। तो एक निषेचित अंडाणु को मैं क्या कहता हूं? ए है मेरे पास स्पर्म, ठीक, और ये है मेरे पास क्या? अंडाणु। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? युग्मनज, यानी कि जाइगोट। तो मेरा सही आंसर क्या है? ये पहले वाला। ठीक, दूसरा देखिए, स्त्रियों में गर्भाशय की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, बताइए। एक। कितनी होती है? एक। ठीक, अगला है मेरे पास प्रश्न है अगला, शुक्राणु तथा अंडाणु संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? सुनिए, शुक्राणु तथा अंडाणु संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, निषेचन। शुक्राणु तथा अंडाणु जब वो आपस में आकर के मिल रहे हैं, ठीक, एक तो मिलकर के कंप्लीट हो गया है, तब तो मैं उसे जाइगोट कहूंगा। अब वो दोनों आकर के मिल रहे हैं तो मैं उसे कहता हूं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो दोनों की जब मिलने की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अगला देखिए, अब इसके ऊपर से हम देखिए प्रश्न देखते हैं। अब निषेचन के बारे में तो हम समझ गए, अब मैं निषेचन के बारे में समझ गया। अब मुझे यहां पर यह समझना है, निषेचन के बारे में मुझे यहां पर यह समझना है कि आखिर में ये निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन तो मैं समझ गया, तो कोई चीज फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है मेरे पास आंतरिक निषेचन। अब मैं यहां पर गौर से देखिए, यहां पर बाह्य निषेचन वो होता है जिसे मैं एक्सटर्नल, जिसे मैं क्या कहता हूं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा है मेरे पास आंतरिक, जिसे मैं क्या कहता हूं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आंतरिक। अब देखते हैं इस वाले को, अगर देखते हैं तो ये मुझे कहां मिलता है? आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर। शांत हो जा, बात कर रहा हूं तुम पे भाई। ये मुझे कहां मिलता है? शरीर के बाहर। और ये मुझे कहां मिलता है? शरीर के अंदर। तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं। तो ये मुझे मिलता है शरीर के अंदर, यानी कि इनसाइड बॉडी। ठीक, ये देखिए, अभी देखिए, समझिए, देखिए समझिए। पहले मैं आपको समझाता हूं बाह्य निषेचन को। आखिर में बाह्य निषेचन होता क्या है? देखिए, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन वो होता है जो हमारे शरीर से क्या हो रहा है, बॉडी से क्या हो रहा है, आउट, यहां पर। ठीक है, तो इसे में गौर से देखते हैं। देखिए, इसके अलावा अधिकतर, देखिए बाह्य निषेचन किस मिलता है? इसके अलावा अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में पाया जाता है। कुछ बाह्य निषेचन कुछ कशेरुकियों में मिलता है, कुछ कशेरुकी ऐसे जंतु जिसमें कशेरुकी मिलता है। उसके अलावा अधिकतर अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु में होते हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं मिलती हैं। ठीक, कशेरुकी वो होते हैं जिनके अंदर हड्डी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखिए, ऐसे जंतुओं में जैसे कशेरुकी, अधिकतर अकशेरुकी मिलेंगे, कशेरुकी भी मिलते हैं, जैसे मछली में मिलेगा मुझे, मेढक है। इन जंतुओं के अंदर मुझे बाह्य निषेचन देखने के लिए मिल रहा है। कैसे मिला है? अभी देखो बताऊं। इस प्रकार के निषेचन में नर तथा मादा जीव शुक्राणु तथा अंडाणु को जल में विसर्जित करते हैं, अर्थात वो जल के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो मान लीजिए
ये है मेरे पास ऊपर मेल और ये है मेरे पास फीमेल, मेढक है। तो यहां पर हमें देखो अभी इसमें क्या करा, इस प्रकार के निषेचन में नर व मादा जीव शुक्राणु तथा अंडाणु को जल में विसर्जित करते हैं। तो ये जल में रहने में, ये अक्सर फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहाँ जाएंगे, जल में। तो ये है नेर, तो ये यहाँ से रिलीज कर रहा है, ये देखिए किसको, शुक्राणु को। ये देखिए ये तुम्हें दिख रही है संरचना, ये क्या है, शुक्राणु, ये इसने जल में छोड़ दिए। ठीक, जब ये दोनों पास आए तो पास आए के बाद देखिए ये संरचना दिख रही है आपको यहाँ से, ये क्या है, शुक्राणु। तो इसने शुक्राणु को क्या कर दिया, जल में छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, एक फीमेल मेढक फ्रॉग, इसने क्या कर दिया यहाँ पर, इसने अंडाणु को यहाँ पर क्या कर दिया, रिलीज। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जल में रिलीज। तो इन्होंने इस सारी चीज को क्या कर दिया, देखिए लिखा है, क्या लिख दिया, जल में विसर्जित करते हैं, यानी कि जल में रिलीज कर देते हैं, जल में छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये चीज जल में, दोनों चीज, अब ये शुक्राणु भी इसने यहाँ पर जल में छोड़ दिए और इसने अंडाणु भी जल में छोड़ दिए। तो अब ये दोनों चीज क्या है, जल में है। तो ये है मेरे पास अंडाणु और ये है मेरे पास शुक्राणु। जब ये दोनों मिलेंगे जल में, अब ये जल में मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से धीरे धीरे क्या होगा, फॉर्मेशन। तो यहां पर मुझे बॉडी के अंदर नहीं मिला देखने के लिए, शरीर के अंदर नहीं मिला है, सारी चीज यहां पर क्या हो रही है, बाहर। तो इसीलिए बाह्य निषेचन को कहते हैं, बाह्य निषेचन को क्या कहते हैं, जो शरीर से बाहर होता है। बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल, जो शरीर, जिसमें शरीर का अंदर नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर इसी जगह पर फॉर्मेशन हो रहा है, शरीर से बाहर फॉर्मेशन होगा, बेबी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए इस प्रकार जल में शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में मिलकर संलित हो रहेंगे। अब जो जल में उन्होंने क्या कर दिया, उसे रिलीज कर दिया, तो जल में शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, संलित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह निषेचन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार जो अब निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैंने बाह्य निषेचन तुम्हें पढ़ा दिया। बाह्य निषेचन क्या है, आउट ऑफ बॉडी, ठीक, ये बॉडी से क्या हो रहा है, आहार। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे आंतरिक कौन सा मिल रहा है, जिसमें मुझे शरीर बॉडी का क्या हो रहा है, प्रयोग। अब देखिए यहां पर उसे आंतरिक को देखिए, ये देखिए सब तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, आंतरिक निषेचन, जिसे मैं कहता हूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये वाला फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ जंतु जैसे कि गाय, जैसे कि भैंस, जैसे कि बकरी, जैसे कुत्ता, जैसे कि मनुष्य, ठीक, आदि में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है। तो यहां पर शरीर के अंदर हो रही है प्रक्रिया, इस प्रोसेस को आप यहां पर गौर से देख सकते हैं। यहां पर इसने स्पर्म को क्या किया, रिलीज। तो स्पर्म को यहां पर रिलीज किया, ये है मेरे पास मेल और ये है मेरे पास फीमेल। तो यहां पर पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर। तो जो शरीर के अंदर हो रहा है उसे मैं क्या कहता हूं, आंतरिक निषेचन। समझ में आया था ना, बहुत बढ़िया बात। अगर समझ में आया तो इसके ऊपर देखिए प्रश्न है, उस प्रश्न को देखिए गौर से। बाह्य निषेचन पाया जाता है गाय में, शेर में, मेढक में, तोता में, मेढक में। आंतरिक निषेचन पाया जाता है गाय में, कंगारू में, मुर्गी में, सभी में। गाय में मिलता है, कंगारू में मिलता है, इसमें मिलता है, सभी में। इसका सही आंसर है सभी। दूसरा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का संलयन होना आवश्यक होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का संलयन होना आवश्यक होता है। बाह्य निषेचन में, आंतरिक निषेचन में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। जब हम आउटसाइड बॉडी चलिए, जो बाहर से चले, वहां पर भी दोनों चीज थे, दोनों थे। तो दोनों ने क्या किया, अपने एक्स को और स्पर्म को क्या किया, जल में रिलीज। तो वहां भी दोनों थे। आंतरिक निषेचन में देखते हैं, तो आंतरिक निषेचन में क्या हो रहा है, मेरा इनसाइड बॉडी, तो वहां भी दोनों थे। तो अर्थात इसका आंसर हुआ दोनों के लिए ही नर और मादा का होना क्या है, मस्ट बी कंपलसरी। इतना समझ में आया।
अब हम आगे देखते हैं भ्रूण का डेवलपमेंट। आखिर में भ्रूण क्या है? भ्रूण का शब्द अक्सर ज़्यादातर बच्चों ने सबने सुना है, और जब भी कभी कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी लिखा होता है भ्रूण। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है कि भ्रूण की जांच करना दंडनीय अपराध है, एवं कन्या भ्रूण हत्या वो भी अपराध है, सारी चीज़ लिखी हुई। तो आज हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर में ये भ्रूण होता क्या है। तो भ्रूण को समझने के लिए सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है। यहाँ पर देखिए, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखना है भ्रूण का डेवलपमेंट, कि आखिर में इस भ्रूण का विकास हमारी बॉडी में कैसे होता है। देखिए यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। अब देखिए युग्मनज का, ये है मेरे पास क्या, एग, अंडा, ठीक, और ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, शुक्राणु है, ठीक है, स्पर्म। अब ये स्पर्म क्या है, यहां पर आकर के जब फ्यूज होता है बॉडी के अंदर में, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस देखिए एक का है, ये है मेरे पास स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक, और ये है मेरे पास किसका, एग का न्यूक्लियस, यानी का केंद्रक। अब यहां से क्रिया जब आगे चलेगी तो दोनों के केंद्रक पास आएंगे और दोनों के केंद्रक क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो मैं यहां पर देखता हूं तो ये क्या है मेरा, हैप्लॉइड, और इसे भी देखता हूं ये क्या है मेरा, हैप्लॉइड, अगुणित। अब ये है अगुणित, ये है अगुणित। अब यहां पर आने के बाद ये दोनों क्या मिल गए, अर्थात ये क्या बन गया, द्वय गुणित, जिसे मैं डिप्लॉइड कहता हूं। अब ये क्या बन गया, युग्मनज, जिसे कहता हूं जाइगोट। अब देखिए जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जो पहली लाइन थी वो मैंने तुम्हारे यहां पर आके एक्सप्लेन कर दी। अगली देखिए, युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करेंगी। अब मेरा जो युग्मनज बन गया है, जो जाइगोट बन गया है, अब क्या होगा इसमें, धीमे धीमे क्या होगा इसमें, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या है, सेल्स एक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार के। तो अब यहां पर क्या होगा इसमें, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये देखिए 4 सेल बन गई, फिर अलग बन गई, तो ये देखो क्लीवेज हो रहा है। अब क्लीवेज होते होते क्या होगा, वो जब क्लीवेज होते होते आगे बढ़ जाएगा तो फिर यहां पर क्या होगा, भ्रूण। अब ये भ्रूण है, अब देखिए क्या बन गया मेरे पास, भ्रूण। तो जब ये युग्मनज क्रिया करते करते यहां पर क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा, ठीक। ये क्या बन गया मेरा, भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। अब देखिए भ्रूण का निर्माण करता है, वहां से लेके यहां तक हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब देखिए भ्रूण की अवस्था में शिशु का सिर, अगर भ्रूण की अवस्था देखते हैं तो हल्का हल्का मुझे यहाँ पर शिशु का सिर, ठीक, पैर हल्के हल्के मुझे पैर जैसी संरचना, नाक यहाँ पर ही मुझे नाक की फॉर्मेशन, आँख मुझे हल्की हल्की आँख की थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मेशन आने लगेगी, आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। तो भ्रूण वो अवस्था होती है यहाँ पर हल्का हल्का क्या है, थोड़ा थोड़ा बच्चे का क्या, सर, आँख, पैर, यही चीज देखो हमारी SCERT ने लिखा है। तो यहां से क्या है, इतनी चीज डेवलप होने लगती है। जब वो आगे धीमे धीमे डेवलप होने लगेगी तो फिर बाद में क्या बन जाएगा मेरा, नवजात शिशु। तो फिर क्या बन जाएगा मेरा, नवजात शिशु। अब हम आगे और देखते हैं जो हमारी SCERT की लाइन लिखी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जब भ्रूण धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेता है। अब भ्रूण क्या होगा, धीमे धीमे शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेगा। ये देखिए पूरे पूरे शरीर का क्या कर लिया उसने, अंगों का निर्माण कर लेता है, तब यह अवस्था गर्भ कहलाती है। अब ये पूरे अंगों का निर्माण कर लेगा। अब इस स्टेज को, इस फेज को मैं क्या कहूंगा, ठीक है, अब इसको मैं क्या कहूंगा, गर्भ, यानी कि यूटेरस। अब कहेंगे कि गर्भ। अब पूरी अवस्था हो गई, पूरा डेवलप हो गया। जब गर्भ में शिशु पूर्ण परिपक्व हो जाता है तब मां नवजात शिशु को जन्म देती है। अब वो धीमे धीमे क्या होगा, जब मेरा भ्रूण था, भ्रूण से क्या हुआ, उसके सारे अंग विकसित हो गए। सारे अंग विकसित होने के जब वो पूरा परिपक्व हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, तब मां उसे क्या करेगी, तब मां उस नवजात शिशु को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक। तो जब जन्म देती है, अब देखते हैं नवजात शिशु का जन्म नर व मादा
युग्मों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब इस वाली लाइन को थोड़ा एससीईआरटी की लाइन को देखो समझो। इसे लाइन को देखो समझने के लिए मुझे क्या करना है, इसे समझने के लिए देखिए क्या कर, इसमें क्या करा है, नवजात शिशु का जैसे जन्म होगा तो यहाँ पर मुझे नर और मादा युग्मों के संलयन के, जब नर है तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु आया, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, ये शुक्राणु, और इधर से मेरे पास क्या आया, अंडाणु। तो ये कहां से आ रहा है, मादा से, और ये किससे आ रहा है, नर से। तो इसे देखता हूं, ये क्या है मेरे पास, अगुणित है, यानी कि आधे लक्षण इसमें है, और ये भी क्या है मेरे पास, अगुणित। अब यहां पर देखिए इस वाले को देखते हैं तो क्या है, इसमें मां के कैरेक्टर्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि मादा के, और यहां पर नर के, दोनों के मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं। जब ये और ये दोनों मिल जाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब यहां से जो नया बच्चा बनता है, ठीक है, अब जैसे में ऐसे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या होगा, जैसे जैसे बच्चे का फॉर्मेशन होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं जो मेरे इस बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मुझे माता और पिता दोनों के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए मालूम है क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हम अगर किसी भी बच्चे को गौर से देखते हैं, उसके माता और पिता को देखते हैं, तो मुझे थोड़े थोड़े लक्षण उसके पिता के उसमें नजर आते हैं, थोड़े थोड़े उसकी माता के नजर आते हैं। तो वो सारी चीज कहां पर आती है, एक लैंगिक जनन में। ये सब क्या है, लैंगिक जनन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी जरूरत पड़ती है मुझे, मेल और फीमेल की। तो यहां पर जो बच्चा है, फॉर्मेशन है, इसमें दो के लक्षण हैं, एक माता के और पिता के। वही देखो इसमें लिखा है, जिसका अर्थ शिशुओं में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये देखो लिखा है तुम्हारे सामने, एससीईआरटी की लाइन है, सरकारी, देख ली, यहां पर देख ली। इतनी समझ में आई। अब यहां पर मुझे कोई भी बच्चा जो है इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, अगर तुमने गौर से अगर इस लेक्चर को सुना है तो इसका जवाब दे सकता है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के पश्चात सही क्रम क्या होगा। पहले शुक्राणु है, फिर अंडाणु, उसके बाद कौन कौन सा क्रम आता है, क्या पहले युग्म जनता है, क्या भ्रूण बनता है, क्या गर्भ होता है, क्या नवजात शिशु में, क्या ये सही है, या भ्रूण बनेगा पहले, फिर युग्मनज बनेगा, फिर नवजात शिशु बनेगा, क्या गर्भ होगा, या पहले युग्मनज बनेगा, फिर नवजात शिशु बनेगा, फिर गर्भ होगा, उसके बाद भ्रूण होगा, क्या गर्भ होगा, युग्मनज या नवजात शिशु भ्रूण। पहला क्वेश्चन कौन सा सही है, पहला वाला, तो इसका मतलब, तो यही मेरे पास क्रम है, पहले मुझे युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद गर्भ, गर्भ के बाद क्या बनता है, नवजात। इसका मतलब तुमने ये सही तरीका से सुना है। लाइट तो चलेगी तुम्हारी, अभी देखते हैं, थोड़ी देर चल जाए। अब हम आगे देखते हैं, अपने टॉपिक में हम आगे देखते हैं। उसके अलावा भी हमारे टॉपिक में कुछ इस प्रकार के जीव दिए गए जिन्हें मैं जरायुज कहता हूं, और मैं उन्होंने क्या कहता हूं, अंडयुज। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे आखिर में वो कौन से जीव हैं जिन्हें मैं जरायुज कहता हूं, और आखिर में वो कौन से जीव हैं जिन्हें मैं अंडयुज कहता हूं। तो देखिए, जरायुज वो होते हैं, बात मत कीजिए, जरायुज वो होते हैं, निकल। अब यहां पर देखिए, जरायुज अंडयुज। अगर मैं अंडयुज की बात करता हूं तो वे जीव जो अंडे देते हैं, अंडों से क्या निकलते हैं, उनके बच्चे। तो अंडे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, इतनी बात समझ में आएगी। जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, ये सभी जो बने हुए हैं ये क्या है, अंडयुज जंतु। अब जरायुज जंतु कहते हैं, बच्चे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं। तो यहां पर क्या है, जब बच्चे को जन्म देते हैं तो यहां पर ये क्या हो रहा है, ज्यादातर जैसे मनुष्य, जैसे 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 आदि। तो हम यहां पर देखते हैं, तो ये चीज क्या है, हमें ये वो वाले जीव हैं जहां पर क्या बेबी का फॉर्मेशन होगा, पहले बच्चा अंडा नहीं बनता यहां पर, ठीक है। तो ऐसे खरगोश, गाय, और ये घोड़ा, और ये क्या है, लोमड़ी। तो इस प्रकार के ये जंतु क्या हैं, हमें इन्हें हम जरायुज कहते हैं। जरायुज जंतु वो हैं जो हमें वो करते हैं।
अब देखिए कुछ थोड़ा सा बात बचा है, थोड़ी देर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। थोड़ा हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सभी बच्चे अपने अपनी किताब निकाल लें। निकाले किताब? बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पर सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता होती है पाचन की, श्वसन की, उत्सर्जन की, प्रजनन की। अगर जंतुओं में निरंतरता, उनकी कंटिन्यूटी आगे बढ़ानी है तो सबसे ज्यादा मेरे हेल्प क्या करता है? प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो ये सही है आपका, ठीक है। अब देखिए बाह्य निषेचन होता है मेढक में, गाय में, बकरी में, मनुष्य में। मेढक में पहला कर लीजिए, सही है का, ठीक है। दूसरा देखिए लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, 2 मादा जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो प्रश्न अब तुम अपने आप करने लगे, अपना जो मैंने पढ़ाया है गौर से सुना तो अपने आप करने लगे। अब देखिए आंतरिक निषेचन होता है नर शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर। बताइए कौन सा वाला प्रश्न? मादा शरीर के अंदर। बहुत अच्छी बात, देखो मादा शरीर के अंदर, ठीक है। अब मादा जननांग है वृषण, शेषन, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, इन्हें बता गर्भाशय। बहुत अच्छी बात, देखो कितनी जल्दी तुमने प्रश्न कर दिया अपने आप। अब देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहली बात बताइए, अमीबा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? कोई बताए? ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया, कोई बता सकता है? अमीबा में मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। अमीबा में होता है किसके मानव में? द्विविखंडन। तो अमीबा में मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? नहीं। तो भैया इस पे लगा लीजिए क्या? गलत। मेढक में बाह्य निषेचन होता है? ये सही है, समझ में आया। आगे देखिए, अगला तुरंत देखिए, बस छुट्टी होने वाली है तुम्हारी, अभी तो आधा घंटा बचा है छुट्टी होने में। देखिए अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन होता है? नहीं, गलत। लैंगिक निषेचन होता है 2 में, लैंगिक में। शुक्राणु नर युग्मक है, शुक्राणु नर को युग्म कहते हैं, सही है? शुक्राणु नर युग्मक है, सही बात है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं? नहीं निकलते, तो ये गलत है, ठीक। अब अगला देखिए, निम्नलिखित स्तंभ का और का एक मैचिंग टेबल है। मैचिंग टेबल देखिए, मेढक के लिए देखते हैं इसमें क्या है। मेढक क्या करता है? बाह्य निषेचन। सभी लगाइए। केंचुआ, केंचुआ क्या है? केंचुआ होता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसे। शुक्राणु, शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक, ठीक। मनुष्य क्या है? मनुष्य है भैया जरायुज है। अंडाणु क्या है? अंडाणु है मादा युग्मक। भ्रूण क्या है? भ्रूण का डेवलपमेंट गर्भाशय में होता है, ठीक है। इस टेबल को मिला लो, जल्दी मिला लीजिए। मिला ली सबने? बहुत अच्छी बात। आगे बढ़िए, बस थोड़ी स्लाइड बची है, चैप्टर हमारा खत्म। बहुत जल्दी तरीका से खत्म हो गया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए प्रश्न 4, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए साले, देखिए ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एक ऐसा जंतु है जिसमें मुझे नर के लक्षण भी मिल रहे हैं और मुझे मादा के लक्षण, तो मैं ऐसे कोई क्या कहता हूं? द्विलिंगी। द्वि का मतलब दोनों हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे केंचुआ, ये हमारे SCRT का प्रश्न है, किताब का है, ध्यान रखना, नेट की परीक्षा में आ सकता है, निपुण असेसमेंट टेस्ट में, ठीक है। प्रश्न अच्छे हैं। देखिए प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए लैंगिक और अलैंगिक में अंतर देखते हैं हम। अगला प्रश्न आ गया 6, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है? अलैंगिक में
एक ही होता है, एक जनक होता है, जबकि लैंगिक में धीमे धीमे यह केवल एक जनक द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, जबकि इसमें दो जनक अर्थात नर तथा मादा के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। लैंगिक में मुझे दो मिले, अलैंगिक में मुझे एक। यहाँ युग्मक नहीं बनते हैं और यहाँ पर युग्मक बनते हैं। जैसे शुक्राणु क्या है मेरा, नर युग्मक, अंडाणु क्या है मेरा, मादा युग्मक। तो यहाँ युग्मक बनने, यहाँ पर कुछ नहीं बनना। अगला देखिए, इस प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रक्रिया गलत हो गया। इस प्रक्रिया में संतति कोशिका जनक कोशिका की एग्जैक्ट कॉपी होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जीव बनेगा तो बिल्कुल हूबहू उसी की क्या होगी, कॉपी होगी। जबकि सेक्सुअल में क्या है, यहाँ पर मुझे मेल का और फीमेल का दोनों का क्या मिल रहा है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, विभिन्नता डिफरेंट मिलेगी। जबकि यहाँ पर संतति का मतलब होता है बच्चे, जो आगे बढ़ने वाली चीज है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, इसका सही शब्द है ऑफस्प्रिंग। संतति में विभिन्नता देखने को मिलती हैं। समझ में आया? अब देखिए आगे प्रश्न 7, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अर्थात इनसाइड बॉडी, मेरे शरीर के अंदर हो रहा है। तो देखिए, कुछ जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मनुष्य आदि में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती, इसे हाईलाइट कर लो, शरीर के अंदर होते, इसे ही मैं क्या कहता हूं, आंतरिक निषेचन। क्यों दांत फाड़ रही हो, शांत नहीं रहेगी बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूं, दांत फाड़ रही है यहाँ पर। प्रश्न 8, अंडीयुज को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, अंडीयुज का मतलब वो जंतु जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडीयुज कहते हैं। मेढक, छिपकली, ठीक। अब आगे देखिए, एक और प्रश्न है, प्रश्न मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। बाह्य निषेचन, देखिए बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बाह्य निषेचन, मतलब क्या है, जो आउट ऑफ बॉडी हो रहा है, इसमें शरीर की जरूरत नहीं पड़ रही है, शरीर से क्या हो रहा है, बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, आउट ऑफ बॉडी, वो क्या था, इनसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आप बॉडी देखो, इस प्रकार के निषेचन में नर व मादा जीव शुक्राणु तथा अंडाणु को जल में विसर्जित कर देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार जल में शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में मिलकर संलयित हो जाते हैं। आपस में मिलेंगे तो जल के अंदर क्या हो जाएंगे, वो फ्यूज। इस प्रकार यह निषेचन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है, इसे ही मैं क्या कहता हूं, इसका उदाहरण क्या है, धीमे धीमे, ज्यादा तेज में चल रहा हूं। अब देखिए, अब मेरे पास प्रश्न शायद अगला एक और आ गया प्रश्न। इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? रोपण का मतलब कौन सा अंग है मादा का जहां पर भ्रूण का विकास होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इसे देखिए, यहां से मेरे पास स्टेज चलते 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 ये पॉइंट बने हुए हैं। ये देखिए, ये पॉइंट देखो, यहां से ये देखिए, पहले ये है एक, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये आ गया। अब यहां पर ये क्या है मेरे पास, भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो, ये है भ्रूण। अब भ्रूण का निर्माण कहां पर होता है, गर्भाशय। तो इसमें भ्रूण का मुझे निर्माण हो रहा है, इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं, गर्भाशय, ठीक। यहां पर छोटा था, अब धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए कह रहा है मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, अर्थात भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, ठीक। अर्थात क्या होता है मेरे पास, भ्रूण का डेवलपमेंट। तो आज की क्लास का हम यहीं पर क्या करते हैं, समापन। और सभी बच्चे जो हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसको SCERT को 1 बार या 2 बार या 3 बार अपनी बुक्स को पढ़ें। जो भी कुछ मैंने इससे इमेज दिखाई है, यहाँ पर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ गया है।
लेकिन घर जाके नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और जो भी बच्चे अगर नहीं समझ पाए तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की हमारा ये चैप्टर का यहाँ समापन होता है। अब अगले के लिए बताओ तुझे मैं भी, अगले के लिए हम बाय बाय।